हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट। ये न्यूज़ में वापस इसलिए आया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई किया था गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड अंडर आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014। तो ये जो डिस्प्यूट चल रहा था गोदावरी और कृष्णा रिवर पे, इसी पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नोटिफाई किया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। लेकिन इससे बड़ा टॉपिक है कि इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट होता क्यों है। उसको हम समझते हैं पहले कि रीजंस क्या है इंटरस्टेट डिस्प्यूट का। देखिए, पहला रीज़न तो है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारे देश में सेंटर है, स्टेट है, और कई सारे स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। उसमें से एक जो कन्फ्लिक्ट है आपका वो रिवर इशू पे। दूसरा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रेजीम, मतलब कि लोग अपना कोalition पॉलिटिक्स और अपने रीजनल इशू को हाईलाइट करने के लिए कई बार पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है जो रिवर डिस्प्यूट है उसका, और इसके कारण और ज़्यादा ये बढ़ जाता है इशू। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, मतलब कि हर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हर स्टेट का डिमांड बढ़ रहा है। और जैसा आपको पता है कि रिवर जो है वो स्टेट के लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। लेकिन अगर वो इंटरस्टेट रिवर है, मतलब कि कई सारे स्टेट को क्रॉस कर रहा है, तो वो सेंट्रल लिस्ट में आता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है हर एक स्टेट में, तो इसके कारण वाटर डिमांड बढ़ रहा है और इसके कारण डिस्प्यूट्स भी बढ़ रहे हैं। चौथा है कि शेयर्ड रिवर बेसिन और ट्रांस बाउंड्री ग्राउंड वाटर, मतलब कि जैसा मैंने कहा कि हमारा जो देश है उसमें बाउंड्रीज तो हैं। आपका पॉलिटिकल बाउंड्री तो है स्टेट का, लेकिन आप नेचुरल बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते। एक रिवर कई सारे स्टेट से होते हुए जा रही है, और जो अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का कॉन्सेप्ट है कि जो ऊपर वाला स्टेट है वो अपने अनुसार यूज़ करना चाहता है पानी को, तो इसके कारण जो लोअर राइपेरियन स्टेट है उसको इम्पैक्ट करता है। पांचवा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इन्फॉर्मेशन की। एक तो पहले तो डाटा अवेलेबल नहीं है रिवर के यूटिलाइजेशन कितनी ज़रूरत है, तो एक डाटा गैप है। उसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। छठा है कि बहुत ज़्यादा हम डिपेंडेंट हैं मानसून पे या जो बारिश होती है उस पे। तो और साथ में हमारी खुद की हम अपनी कैपेसिटी उतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें, या जो भी हमारा वाटर है, वाटर जो भी रिसोर्स है उसको रिचार्ज करें। तो इसलिए जो बहुत ज़्यादा हमारा डिपेंडेंसी है मानसून पे, चाहे वो एग्रीकल्चर पे हो के लिए हो या इंडस्ट्रीज़ के लिए हो, तो ये भी एक कारण है। सातवां है कि लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच, मतलब कि हम रिवर को बांट बांट के देख रहे हैं, एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड तरीके से नहीं देख रहे हैं कि एक मार्केट बेस्ड अप्रोच हो गया है हमारा रिवर पे भी। हमें चाहिए कि हम एनवायरनमेंट ओरिएंटेड और एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से पानी को देखें, लेकिन वो कमी है हमारे सोच में। तो ये तो हमने समझा कि क्यों हो रहा है इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न देखें इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट का, तो इसमें आप मेंशन करोगे कि 7 शेड्यूल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में का, उसमें एंट्री 17 जो है स्टेट लिस्ट का, वो डील करता है आपका वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनल, इन सब टॉपिक से। और जो एंट्री 56 है यूनियन लिस्ट का, ये जो इंटरस्टेट रिवर है या इंटरस्टेट रिवर वैलीज है उनसे डील करता है। दूसरा जो है आपका आर्टिकल 262, जो कि बात करता है कि जो भी एडजुडिकेशन कैसे होगा इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैलीज का, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 262 में। उसके बाद लेजिस्लेचर वाइज आप देखोगे तो जो एक्ट्स हैं वो आप होगा रिवर बोर्ड एक्ट 1956 का, जिसमें बात की है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स के बारे में। फिर है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, जिसमें कि बहुत सारी कमियां हैं और जिसके कारण जो ये वाटर इश्यूज़ हैं ये सालों साल खिंच जाते हैं। तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो 1956 का, इसमें बात की है ट्रिब्यूनल सेटअप करने का, जिसका डिसीजन फाइनल होगा और उसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओरिजिनली ऐसा लिखा गया है। जो अभी एक्टिव रिवर वाटर शेयरिंग ट्रिब्यूनल्स हैं जो बनाए गए थे आपका इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंदर, वो है आपका पहला कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, दूसरा वंसधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तीसरा महादई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, चौथा महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल,
और पांचवा रवि एंड बीज वाटर ट्रिब्यूनल। ये आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में। अगर इश्यूज़ का बात करें कि क्यों इतना ज़्यादा इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट में प्रॉब्लम्स आता है, तो पहला पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड ओपेक प्रोसीजर है। मतलब कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है, मतलब कि सेंटर का अपना कुछ रीज़न है, उसका अपनी सोच है, स्टेट का अपना कुछ इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स है, तो इसके कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ओपेक प्रोसीजर हो गया है। दूसरा कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जैसा मैंने कहा कि कई बार पॉलिटिसाइजेशन नेगेटिवली किया जाता है। ये नहीं कि एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम देखें, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉलिटिसाइजेशन, मतलब कि आप जो रीजनल पॉलिटिक्स में इसको बना लिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा कावेरी डिस्प्यूट जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक एथनिक आइडेंटिटी इशू की तरह बना दिया गया है बिटवीन तमिलियंस एंड कन्नडिगस। उसी तरह डाटा की अवेलेबिलिटी, अगर आप टेक्निकल वाइज देखें, ठीक है, तो इसमें आप मेंशन करोगे कि डाटा की कमी है। चौथा कि डिलेज इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मतलब कि सालों साल, जैसा मैंने कहा कि सालों साल केस चलते रहते हैं और उसके कारण जो स्टेट्स हैं वो सफ़र करती है, जनता सफ़र करती है। पांचवा है कि नॉन कंप्लायंस। कई बार होता है कि ट्रिब्यूनल का अवार्ड आ चुका है, उसका जो डिसीजन है वो कर चुका है, लेकिन तब भी स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब कि जो स्टेट है उसका अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसको एड्रेस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण हमारा जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है उसके कारण उसमें प्रॉब्लम हो रहे हैं। अगर वे फॉरवर्ड का बात करो तो पहला तो है कि इसमें कोऑर्डिनेटेड अप्रोच चाहिए। आप फ्रैगमेंटेड तरीके से इसको नहीं हैंडल कर सकते। आपको ध्यान देना होगा कि कोऑर्डिनेशन हो स्टेट्स के बीच में और इक्विटेबल और सस्टेनेबल तरीके से रिवर का यूटिलाइजेशन हो। हम यूसेज का तो बात कर रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल यूसेज का बात नहीं कर रहे हैं। हम मार्केट ओरिएंटेड यूसेज का तो बात कर रहे हैं लेकिन एनवायरनमेंट ओरिएंटेड यूसेज का बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि सोशल जस्टिस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है उस स्टेट का, या जो अलग अलग ट्राइब्स और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ की ज़रूरत है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा है कि इंस्टेड ऑफ नेगेटिव पॉलिटिसाइजेशन ज़रूरत है पॉजिटिव पॉलिटिसाइजेशन का। ये कैसे होगा? बाय ब्रिंगिंग मतलब कि लोगों तक ये बात पहुंचाया जाए कि किस तरह से डेवलपमेंटल हिंड्रेंस, इकोनॉमिक लॉसेस या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वाटर डिस्प्यूट का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, नहीं पहुंच रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन तक सिर्फ इस कारण। चौथा कि लीगल एवेन्यू, हमें ज़रूरत है कि जो भी इट इज़ नेसेसरी टू हैव क्रेडिबल एवेन्यूज़ फॉर परसुइंग पॉलिटिकल सॉल्यूशन। ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि रॉबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की भी ज़रूरत है ताकि चीज़ें आसान हो, सिंप्लीफाई हो और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम ध्यान दे सकें। इस मैप में आप देख सकते हो अलग अलग जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिवर्स पे। पहला है आपका वंशाधरा जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है। दूसरा है गोदावरी आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश के बीच में है। उसी तरह फिर कावेरी आपका कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, पुडुचेरी के बीच में है। पेरियार आपके तमिलनाडु और केरला के बीच में है। और कृष्णा का जो इशू है वो आपका इसमें आएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उसी तरह रवि, बीज और सतलज का जो इशू है इसमें आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आ जाएंगे। उसी तरह नर्मदा है आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में। फिर लास्टली मांडोवी है आपका गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में। तो इस तरह से हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इंटर स्टेट का जो रिवर डिस्प्यूट है उसको देखा। हमने पहले देखा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न क्या है, एंट्री 17, एंट्री 56, आर्टिकल 262, रिवर बोर्ड एक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। इशूज़ समझा, मतलब कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स या ओपेक है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, डिले इन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नॉन कंप्लायंस, और फिर हमने समझा क्या क्या स्टेप्स लिया है गवर्नमेंट ने। इसमें आपका आएगा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल, रिवर बेसिन मैनेजमेंट बिल 2019 का, फिर नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसमें क्या होगा कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड तरीके से जो भी रिवर रिलेटेड डाटा है वो अवेलेबल होगा, जो कि बहुत जरूरी है। और लास्टली वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम
जो कि आपको और ज़्यादा ईजी बनाएगा चीज़ों को सॉल्व करना। अगर वे फॉरवर्ड में जैसा मैंने बात किया कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत है, रॉबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए और साथ में पॉजिटिव पॉलिटिसाइजेशन चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन चाहे तो बहुत एक्टिव और पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, स्टेट इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से हमने समझा इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट को। थैंक यू सो मच।